हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1919 के अधिनियम को पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम लोग 1935 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। उनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उसको आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि 1935 के अधिनियम में केंद्र स्तर पर क्या परिवर्तन हुए। तो पहला चीज़ तो यह हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान था, जिसमें विभिन्न प्रांतों को शामिल होना इसमें अनिवार्य था कि जितने भी अलग अलग प्रांत हैं इसमें वो सम्मिलित होंगे, जबकि रियासतों के लिए स्वेच्छा का यह विषय था। यानी कि जितने भी देशी रियासतें थे उसको स्वेच्छा था कि इसमें आप जुड़े या ना जुड़े। तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि हम लोग देखें कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 मुख्य आयुक्त प्रांत और कई देशी रियासत जो था इनमें शामिल हुए। तो पहला हम लोगों ने यह महत्वपूर्ण तथ्य को देखा कि इसमें केंद्र स्तर पे क्या क्या परिवर्तन हुए 1935 के अधिनियम के तहत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो है 3 प्रकार की सूचियाँ बनी। क्या क्या बनी? तो पहला तो केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची एवं तीसरा समवर्ती सूची। यानी कि 3 प्रकार की सूचियाँ इस अधिनियम के तहत बनी। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो किसके पास थी? तो गवर्नर जनरल के हाथों में जितनी भी अलग शक्तियाँ होती थी, अवशिष्ट शक्तियाँ, वो गवर्नर जनरल के हाथों में थी इस 1935 के अधिनियम के तहत। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई और इसमें क्या हुआ कि केंद्रीय विधानमंडलों को 2 विषयों में बांट दिया गया। इसको हम लोग 1919 के अधिनियम में भी पढ़े थे कि 2 विषयों में बांटा गया था। पहला क्या था? तो पहला आपका था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें मंत्रालय आते थे जैसे कि रक्षा और विदेश मंत्रालय, इसमें ये आरक्षित वाले में आता था, आरक्षित वाले विषय में आता था। और दूसरा था हस्तांतरित, इसमें क्या आता था? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के विषयों को इसमें शामिल किया गया। और इसमें क्या होता था कि इसमें भारतीय प्रतिनिधि जो थे इसमें ये पार्टिसिपेट करते थे, ऐसी चीज़ें थी। अब है कि आरक्षित विषय, इसका संचालन कौन करता था? तो इसका संचालन जो है गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा होता था। रक्षा या फिर आपका विदेश मंत्रालय हो गया, राजस्व से जुड़ी हुई चीज़ें होगी, विषय, इन सब का जो है संचालन गवर्नर जनरल या फिर उसके परिषद के द्वारा होता था। ये चीज़ें हुई। अब हम लोग देखेंगे कि प्रांत स्तर पे क्या क्या चीज़ें बदली, क्या क्या बदलाव हुए और इसके क्या प्रभाव निकल के आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला चीज़ हुई कि द्वैध शासन की समाप्ति एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की समाप्ति हुई और क्या चीज़ें हुई? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। 1935 के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतों की द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया गया। 1919 के अधिनियम में जो प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए कि यहाँ पे दिया हुआ है द्वैध शासन, तो यहाँ पे प्रांत स्तर पे द्वैध शासन की समाप्ति की बात की गई है जो 1919 के अधिनियम में था। और 1935 के अधिनियम में क्या है? तो केंद्र स्तर पे द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। प्रांत स्तर पे द्वैध शासन की समाप्ति हुई और केंद्र स्तर पे द्वैध शासन का क्या हुआ? तो उसकी शुरुआत हुई। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ये 2 प्रकार की जो विषय थी उसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। जिसको 1919 के अधिनियम में 2 विषय की शुरुआत जो हुई थी उसकी समाप्ति 1935 के अधिनियम में हो गई। यानी कि जो 2 विषय में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय था और एक हस्तांतरित विषय था। आरक्षित में क्या था? तो रक्षा, विदेश मंत्रालय, इस तरह की चीज़ें थी।
और हस्तांतरित में क्या था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, ये सारी चीज़ें थी। तो इसको समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और एक संघीय बैंक की स्थापना की गई। इसको याद रखेंगे। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और एक संघीय बैंक की स्थापना की गई। ये दो चीज़ महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कि 1935 के अधिनियम में जो भी पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण थे, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही सब आपके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीआरई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नेट जेआरएफ जो भी पढ़ते हो, उसमें पॉलिटी से जो है खूब अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने 1935 के अधिनियम को पढ़ा, इसमें जो पॉइंट्स थे उसको मैंने बताया। अब हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस अधिनियम में आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकल करके आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए इस अधिनियम के बारे में, अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो क्या कहेंगे इस अधिनियम को? तो संवैधानिक निरंकुशता की स्थापना हुई। इस अधिनियम के बारे में अगर कहा जाए 1935 के अधिनियम के बारे में, तो संवैधानिक निरंकुशता की स्थापना हुई। अब सबसे एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि नेहरू जी इस अधिनियम की आलोचना में क्या कहते हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, कईयों एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में। तो यह अधिनियम अनेक ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित गाड़ी थी। इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, इसमें नेहरू जी ने क्या कहा था कि यह अधिनियम, किस अधिनियम के बारे में? तो 1935 के अधिनियम के बारे में उन्होंने कहा था कि अनेक ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित गाड़ी थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने 1935 के अधिनियम को पढ़ा, इसको जाना। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स करके बताइए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।